अभी तक हमने केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो था उसमें हमने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट और रेट कांस्टेंट की यूनिट। नेक्स्ट हमारा कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन आर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस ओनली वन स्टेप, यानी ऐसी रिएक्शन जो केवल एक स्टेप में कंप्लीट होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और ए सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शन आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मॉलिक्युलरिटी के बारे में बता चुके थे कि मॉलिक्युलरिटी क्या, मॉलिक्युलरिटी इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स of reactants which take part in a chemical reaction such as NH4NO2, NH4NO2 is equal to N2 plus 2H2O, N2 plus 2H2O। इसमें क्या रिएक्टेंट का केवल एक मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्युलरिटी क्या हो गई, 1 हो गई, इसकी मॉलिक्युलरिटी 1 हो गई। 2HI इज इक्वल टू H2 प्लस I2। यहाँ पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कितने हैं, 2, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। जितने नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल भाग लेते हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। या C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2। अब इसमें एक कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो कितना 2 हो गए, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी हो गई 2। यानी कि रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट से कोई रिलेशन नहीं है, रिएक्टेंट के जितने भी मॉलिक्यूल और रिएक्शन में भाग लेते हैं वो उसकी मॉलिक्युलरिटी होती है। नेक्स्ट है इसमें ना जो मॉलिक्युलरिटी है वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, कंप्लीट नंबर में हो सकती है। और मॉलिक्युलरिटी का केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के अंदर इसका फंक्शन है और कहीं इसका उपयोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में इसका कोई लेना नहीं है। इसका इंटरमीडिएट्स आर दोज कंपाउंड्स या दोज सबस्टेंस, इंटरमीडिएट्स आर दोज सबस्टेंस विच प्रोड्यूस्ड इन फर्स्ट स्टेप एंड कंज्यूम्ड इन सेकेंड स्टेप। यानी कि ऐसे सबस्टेंस जो फर्स्ट स्टेप में तो क्रिएट होते हैं लेकिन सेकेंड स्टेप में वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनको बोलते हैं इंटरमीडिएट। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, मैकेनिज्म क्या है, उसकी पूरी प्रोसेस रिएक्शन की किस प्रोसेस से हुई है वो उसकी मैकेनिज्म कहलाती है। नेक्स्ट इज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सूडो का मतलब क्या, छद्म, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यानी कि ऐसी रिएक्शन जो वास्तव में और फर्स्ट ऑर्डर की होती है लेकिन हमको दिखाई नहीं देती। जैसे C12H22O11, C12H22O11 प्लस 2H2O इज इक्वल टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। ये क्या हो गया हमारा, ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस। ये क्या रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस हुई। अब ग्लूकोज की हाइड्रोलाइसिस हुई तो इसमें, और ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की है या सेकंड ऑर्डर की, ये पता करना है। तो वास्तव में इसका अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालें तो क्या निकलेगा, इसकी पहले रेट लिखें हम, तो रेट क्या होगी, रेट इज इक्वल टू R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 की पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ H2O की पावर y। ये किसका क्या होगा, इसकी रेट इक्वेशन ये लिखी जाएगी। अब रेट इक्वेशन ये लिखी जाएगी तो इस रेट इक्वेशन के हिसाब से क्या हो गया कि एक ए भी है इसमें और एक ए भी है, 2 रिएक्टेंट है इसमें। तो इसका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना हो गया,
2 हो जाएगा कम से कम, लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो रिएक्शन है इसमें एक कंपोनेंट है वो बहुत लार्ज मात्रा में होता है। जैसे ग्लूकोज का जब हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं तो इसमें जो H2O है हमारा वो लार्ज अमाउंट में है। जब H2 लार्ज अमाउंट में है तो जैसे बताइए, समझ लीजिए कि एक हम शरबत बनाते हैं, तो शरबत में क्या पानी में चीनी घोलते हैं साधारणतः, बाकी और कुछ मिलाते होंगे लेकिन पानी में चीनी घोलते हैं। अब हमने 1 लीटर पानी लिया और 1 लीटर पानी में और मान लीजिए 10 ग्राम चीनी डाल दी हमने, तो 1 लीटर पानी में 10 ग्राम चीनी डाली। वही है यहाँ पर ग्लूकोज यानी चीनी तो 5 ग्राम है, 10 ग्राम है, और वाटर 1 लीटर है। अब 1 लीटर वाटर है तो उसमें से कुछ वाटर बढ़ा दिया जाए या कुछ वाटर घटा दिया जाए, तो क्या उसका जो मिठास है उसको चेंज आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि पहले से वो मीठा है ही नहीं। 1 लीटर पानी में जब 10 ग्राम या 5 ग्राम चीनी डल जाए तो मीठा होगा ही नहीं, इसलिए और पानी मिलाने पर या पानी निकालने पर कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन चीनी से अंतर आएगा। अगर हमने उसमें चीनी बढ़ा दी तो उसका मिठास पहले से बढ़ जाएगा। तो इसलिए वो रिएक्शन किस पर डिपेंड करे? केवल एक ही चीज़ पर। तो ऐसे यहाँ पर है, तो इस टाइप की रिएक्शन होती है जो एक ही चीज़ पर डिपेंड करती हैं, उनको कहते हैं हम सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहाँ पर इसकी वास्तव में रेट इक्वेशन है, ये होगी रेट इज इक्वल टू के सी ग्लूकोज की पावर कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज की पावर एक्स। तो या एक्स नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि रेट इक्वेशन में हमारे किस पर डिपेंड करेगी? केवल ग्लूकोज के कंसंट्रेशन पर, वाटर के कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती है। तो इस टाइप की रिएक्शन है, इसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, अभी हमने रेट लॉ के या रेट निकालने के लिए हमने जो इक्वेशन पढ़ा वो क्या था? डिफरेंशिएट थे। हमने पढ़ा था R इज इक्वल टू डी माइनस डी R ओवर डी टी, यही पढ़ा था हमने। ये था हमारा सूक्ष्म, फिर इसमें क्या डिफरेंशिएट किया था हमने। लेकिन सभी रिएक्शन में जो डिफरेंशियल का मेथड है वो कन्वीनियंट नहीं रहता, इसलिए इसको ग्राफिकल मेथड से निकालते हैं, और जो ग्राफिकल मेथड बहुत कठिन होता है इसलिए उसका यूज आसानी से नहीं कर सकते। तो इन दोनों इसको अवॉइड करने के लिए और हम यूज़ करते हैं रेट निकालने के लिए, रेट कांस्टेंट निकालने के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, इसके लिए कोई जनरल रिएक्शन लेंगे हम। जैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, हर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पढ़े हैं उसके हर ऑर्डर के अलग अलग होता है, लेकिन हमें अपने कोर्स में यहाँ पर केवल 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ना है हमें। तो पहले इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर पहले पढ़ेंगे, फॉर 0 ऑर्डर। जो 0 ऑर्डर रिएक्शन है उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन क्या बनेगा? तो हमारे जनरल रिएक्शन हमने ले ली R इज इक्वल टू P, R रिएक्टेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ये हमारी कोई जनरल रिएक्शन है, तो जनरल रिएक्शन सिंस, क्योंकि कैसे 0 ऑर्डर की है, सिंस दिस रिएक्शन इज 0 ऑर्डर, सो जब ये 0 ऑर्डर की है तो इसके लिए हम और रेट इज इक्वल टू क्या लगा सकते हैं? रेट इज इक्वल टू माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू k r। ये हमारी रेट इक्वेशन हो गई। हमने पढ़ा था रेट इज इक्वल टू माइनस dr ओवर dt थी, माइनस dr ओवर dt, ये हमने पढ़ा था। और रेट इक्वेशन हमारी में क्या पढ़ा था? रेट इज इक्वल टू के आर, इस रिएक्शन के लिए होगा, पहले पढ़ चुके हैं हम। तो ये हमारे हो गया, याद लिख सकते हैं, और डी माइनस dr ओवर dt इज इक्वल टू के आर। क्यों लिखा है यहाँ पर हमने? अब यहाँ पर जो 0 ऑर्डर की थी, तो 0 ऑर्डर के लिए r की पावर कितनी लगाएंगे? 0, तभी तो 0 ऑर्डर रिएक्शन होगी हमारी।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट्स, सम ऑफ द पावर्स ऑफ द रिएक्टेंट इन रेट लॉ। तो रेट लॉ हमारा ये हो गया, तो रेट लॉ में इसकी पावर 0 बना देंगे तभी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो गई। आर नॉट माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के इंटू आर नॉट। अब यहाँ पर आर की पावर 0 है, इसका मतलब क्या हो गया? किसी की पावर 0 होती है उसका पावर 1 होता है, यहाँ लिख सकते और माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के और माइनस डी आर इज इक्वल टू के डी टी। अब इसको करते हैं इंटीग्रेटेड ऑन इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस डी आर का इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या हम? इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस इंटीग्रेशन डी आर इज इक्वल टू के इंटीग्रेशन डी टी। तो डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा? डी आर का इंटीग्रेशन सिंपल सी बात है, डी आर का इंटीग्रेशन आर होगा, वैसे डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी होगा। तो और इंटीग्रेशन जब उसका हमने किया तो हो गया माइनस आर इज इक्वल टू के टी प्लस सी। सी यहाँ पर क्या है? इंटीग्रेशन कांस्टेंट। सी इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट। और व्हेन t इज इक्वल टू 0, जब t की वैल्यू 0 हो यानी कि इनिशियल कंडीशन हो, उस समय पर when t is equal to 0 then r is equal to r नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट हो, r नॉट क्या हो गया? इनिशियल कंसंट्रेशन। अब r रह गया है ये कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन r नॉट था, जो r नॉट कंसंट्रेशन उस समय टाइम t इक्वल टू 0 था। इन दोनों वैल्यूओं को इसमें पुट कर देते हैं तो ये हो गया देन r की जगह क्या कर रखेंगे हम? r नॉट। तो माइनस r नॉट इज इक्वल टू k इंटू टी, टी की वैल्यू 0 है तो k इंटू 0 इज इक्वल टू 0 हो गया प्लस c और c इज इक्वल टू माइनस r नॉट। c की वैल्यू निकाल ली हमने कंसंट्रेशन की, अब यहाँ पे रख देते हैं। सो माइनस r इज इक्वल टू के टी और प्लस c है तो प्लस और माइनस माइनस हो गया माइनस r नॉट। और इस माइनस आर नोट को इधर ले आए तो क्या हो गया? आर नोट माइनस आर इज इक्वल टू के टी और के इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन टी। और टी अगर निकालना है तो टी इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर अपॉन के। इससे टी भी निकाल सकते हैं हम, टाइम इंटरवल भी निकाल सकते हैं और इससे हम जो है रेट कांस्टेंट भी निकाल सकते हैं। ये हो गया जीरो ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इंटीग्रेशन यहाँ पे एक बार भी समझ लें, माइनस डी आर का इंटीग्रेशन होता है यानी डी आर का इंटीग्रेशन आर और डी टी का इंटीग्रेशन के टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। यहाँ पर जब हमने वैल्यू लगाई टी इजिकल टू 0 तो आर इजिकल टू आर नॉट मान लिया, यानी स्टार्टिंग का समय होगा तो स्टार्टिंग का इनिशियल कंसंट्रेशन हो गया। इन दोनों की वैल्यू पुट करके हमने सी की वैल्यू निकाल ली और सी की वैल्यू निकाल करके फिर इस इक्वेशन में हमने रख दी तो यहाँ से हमारा के और टी की वैल्यू निकल के आया। ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर के लिए। अब पढ़ते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या मिनट हो गई। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या होगा? फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंटीग्रेटेड इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर, फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा? देखो रिएक्शन वही हमारी R इजिकल टू पी, तो R इजिकल टू पी है तो इसके लिए रेट इक्वेशन क्या होगी हमारी? वही माइनस डी आर ओवर डी टी, रेट हो गई इजिकल टू के इंटू आर की पावर 1, क्योंकि रिएक्शन कैसी है? फर्स्ट ऑर्डर की है। रिएक्शन कैसी हमारी? फर्स्ट ऑर्डर की है।
क्या लिख सकते हैं, और माइनस डी आर ओवर डी टी इज इक्वल टू के और आर, और माइनस डी आर ओवर आर इज इक्वल टू के और इंटू डी टी। के यहाँ पर कॉन्स्टेंट ही हमारा, ध्यान रखना, ऑन इंटीग्रेशन। जब इसका इंटीग्रेशन किया हमने तो इंटीग्रेशन करने पे क्या है हमारा आ गया, यहाँ पर माइनस और डी आर ऑब्लिक आर इज इक्वल टू के और डी टी। अब यहाँ पर हो गया 1/r डी आर, 1/r डी आर। इसका जो इंटीग्रेशन होता है log r, और माइनस log एल एन लिखा है, log बेस ई, एल एन आर, एल एन log r इज इक्वल टू यहाँ पर हो गया के टी प्लस सी। अब जब के टी प्लस सी आ गया तो यहाँ पर हम सी की वैल्यू निकालनी है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए वही लगाएंगे हम, इफ टी इज इक्वल टू 0 देन आर इज इक्वल टू आर नॉट, आर इज इक्वल टू आर नॉट। वैल्यू पुट कर दो इसमें, तो क्या माइनस लॉग ऑफ आर नॉट इक्वल टू टी की वैल्यू 0, 0 हो गया तो 0 प्लस सी, तो सी की वैल्यू हो गई माइनस लॉग ऑफ आर नॉट। अब ये सी की वैल्यू और सी इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ आर नॉट। अब सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू को हम उठा करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो हो गया माइनस लॉग आर इज इक्वल टू के टी प्लस माइनस लॉग आर नॉट, माइनस लॉग ऑफ आर नॉट। अब ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, इसको इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो ये होगा लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू के टी, और के इज इक्वल टू लॉग ऑफ आर नॉट माइनस लॉग ऑफ, या इसको अभी और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे होगा लॉग ए माइनस लॉग बी इज इक्वल टू लॉग ए अपॉन बी। तो इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, और के इज इक्वल टू, एक और स्टेप बढ़ा ले इसमें, ये लॉग बेस ई है, अगर इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते समय क्या होगा, इसमें 2.303 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं और 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर इज इक्वल टू के टी, और के इज इक्वल टू, के निकालेंगे तो 1/t इधर आ जाएगा, तो 1/t 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर, और यही से हम टी निकाल सकते हैं, और टी इज इक्वल टू 1/k 2.303 लॉग ऑफ आर नॉट अपॉन आर। तो यहाँ से हम के भी निकाल लिया हमने, और यहाँ से हमने टी भी निकाल लिया, तो हमारे हो गए इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।